हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक थ्योरेटिकल चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा रिजर्व्स एंड प्रोविजन या प्रोविजंस एंड रिजर्व। बेटा ये चैप्टर 17 है आपके पास, ठीक है, और ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा। हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स, ठीक है जी। आप सब सामने देख रहे हैं, बुक की जरूरत नहीं है, बुक बाद में देखेंगे। अब ये बुक बंद कर दो बेटा और मुझे सुनना शुरू करो। बेटा सबसे पहले बात करेंगे प्रोविजंस की और बेटा फिर बात करेंगे बाद में रिजर्व्स की। प्रोविजंस क्या चीज होते हैं? प्रोविजंस एज, आप लिखना शुरू कर दो बेटा, पहले कोई नहीं, आप लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोविजंस आर मेड, आर प्रोवाइडेड, वर्ड लिखो, आर प्रोवाइडेड टू मीट non-liabilities नोट करना प्यारे बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना शुरू करेंगे। बेटा चैप्टर बहुत सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल, क्योंकि आपने कभी इन वर्ड्स के बारे में नहीं सुना तो इसलिए आपको लग रहा होगा अजीब। अभी आप सुनोगे तो बेटा बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। बेटा मैंने लिखा प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड टू मीट द नॉन लायबिलिटी। बेटा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मेरा मतलब है इस लाइन से। बेटा प्रोविजन का मतलब होता है अपने प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना, ठीक है ना बाबू। मेरे प्रॉफिट चल रहे हैं बिजनेस में 500 करोड़, मैंने 100 करोड़ निकालकर अलग रख दिए बेटा। एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है बेटा बिजनेस में एक नॉन लायबिलिटी है जो अराइज होने वाली है बेटा, जो मुझे कभी भी पे करनी पड़ सकती है बेटा। बाबू मैं नॉन लायबिलिटी के लिए जब भी एक अमाउंट को सेट असाइड करता हूं बेटा, मैं उसको प्यार से प्रोविजन बोलने लगता हूं। समझ आई? समझाने के लिए बेटा एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना। एक नहीं बल्कि 10-12 एग्जांपल करते हैं बेटा। बाबू एक प्रोविजन का एग्जांपल देता हूं, ऑल्दो मेरे पास 3 से 4 एग्जांपल तो बिल्कुल रेडी है बेटा। एक एग्जांपल है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लो प्यारे बच्चों समझना क्या मतलब है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। बाबू लेट सपोज कि मैं सहारनपुर की एक एंटिटी हूं जिसका नाम है बेटा हैंगरीज, ठीक है। और बेटा ये एंटिटी क्या करती है बेटा, पिज्जा बेचती है, ठीक है। और बेटा आज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है इस एंटिटी का, जो स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 2020 से, और बेटा ये 21 से, और बेटा ये कंटिन्यू रहने वाला है 31 मार्च 22 तक। बेटा जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ना, तब तक बेटा कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी थी। इनिशियली बेटा 3 महीनों में ये बेटा सिर्फ 15 दिन खुल पाया। आज बेटा 30 जून 2021 है, ठीक है ना। ये 3 महीने शुरू के बीत चुके हैं बेटा, ये सिर्फ 15 दिन खुला है बेटा, ठीक है ना। 2.5 महीने बंद रहा है बेटा क्योंकि सेकेंड वेव आ गई थी। और 15 दिन में भी बेटा क्या था, डाइन इन फैसिलिटी नहीं थी बेटा, ये सिर्फ क्या था, टेक अवे फैसिलिटी थी। मतलब होम डिलीवर कर रहे थे बेटा, वहां बैठकर खाने नहीं दे रहे थे। एंटिटी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया बेटा, ठीक है ना। 3 महीने में नुकसान ही नुकसान था बेटा, बस 15 दिन में 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है जी। बेटा अगले 3 महीने बीते बेटा, ये ठीक ठाक बीत गए बेटा। 30 सितंबर मान लो 2021 आ चुका है, ठीक है, आने वाला है बेटा, मान लो आ चुका है।
और बेटा इस एंटिटी ने इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया, एक हैंडसम सा प्रॉफिट 9 लाख रुपए कमा चुका। ठीक है जी, यानी कि बेटा अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कितना कमा चुकी है बेटा, 10 लाख कमा चुकी है। और अंदाजा ये कहता है बेटा कि अगले 6 महीनों में कुछ होने नहीं वाला, यानी कि बेटा जैसे इन 3 महीनों में हमारा बिजनेस चला है बेटा, ऐसे ही अगले 6 महीनों में भी धंधा चलने वाला है बढ़िया, यानी कि एवरेज है बेटा 9-9 लाख तो और कमा ही लेंगे। ठीक है ना, हमारा अंदाजा 9-9 लाख रुपए और कमा लेंगे। तो बेटा अगर मैं 9-9 लाख और कमा लूंगा तो यानी कि मैं टोटल कमा कितना लूंगा, 1 लाख और 9 लाख 10 लाख, और 9-9 लाख और 9-9 लाख अगले 2 क्वार्टर में और कमाऊंगा बेटा, यानी कि 18 लाख और कमा लूंगा, तो मेरा साल भर का प्रॉफिट 28 लाख। बेटा मान लो सरकार टैक्स लेती है मेरी कमाई पर 20%, आपको नहीं पता, आपको जानना जरूरी भी नहीं है बेटा, आप कौन सा इनकम टैक्स पढ़ रहे हो या मैं कौन सा इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। मान लो बेटा सरकार 20% टैक्स लेती है बेटा, मैंने कमाए 28 लाख, सरकार को 20% टैक्स देना है, यानी कि 5,60,000। पहले ये बताओ क्या ये नॉन लायबिलिटी है या नहीं, ये तो पता है ना बेटा फ्यूचर में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये छोड़ दो बेटा कि ये कमाई कितनी होगी, ये तो पता है आप 10 लाख कमा चुके हो, 10 लाख पे तो टैक्स दोगे ही ना बेटा, और आगे आने वाली कमाई पर भी टैक्स तो लेगी ना सरकार, छोड़ेगी तो नहीं ना बेटा। तो बाबू आपने क्या करा, अपने इस प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड कर लिया। लेट सपोज कि आपको पता है मैं 10 लाख कमा चुका हूं, मुझे सरकार को 2 लाख तो टैक्स देना ही देना है, इस 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए अमाउंट अलग निकाल के रख ली। ये बेटा ये क्या है, ये किया क्या आपने, ये 2 लाख अलग निकाले बेटा, यही प्रोविजन है। प्रोविजन हमेशा बनाया जाता है फॉर द नॉन लायबिलिटी, तो आपको पता है बेटा फ्यूचर में एक लायबिलिटी आने वाली है, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे। और बेटा कुछ कंपनियां क्या करती हैं बेटा, कुछ कंपनियों को पता होता है मेरा अंदाजा है कि मैं 9-9 लाख और कमाऊंगा, तो मैंने 28 लाख पे 5,60,000 टैक्स देना है, मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट पड़ा है, वो पहले ही 5,60,000 निकाल लेती है कि मेरा अंदाजा मैं इतना तो कमाई लूंगा, ये तो मैंने पैसे सरकार को टैक्स के तौर पे देने ही देने हैं बेटा, ये तो रुक ही नहीं सकते कभी भी। तो बेटा प्रोविजन हमेशा बनाए जाते हैं फॉर द नॉन लायबिलिटी, जो एक लायबिलिटी बेटा फ्यूचर में होने वाली है। समझ आई प्यारे बच्चों बात, अभी तक किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सिंपली मीन्स पैसे उठाकर अलग रखना, और ये पैसे इसीलिए मैंने उठाकर अलग रखे हैं क्योंकि मुझे पता है बेटा फ्यूचर में एक लायबिलिटी मेरे सामने खड़ी है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी मत मचाना बाबू। पहली बात क्लियर। सेकेंड बात पढ़ना बेटा, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना, सुनना। कहता है बेटा प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब बेटा बिजनेस में प्रॉफिट है तब भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, बिजनेस में लॉसेस हैं तब भी प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको अमाउंट सेट असाइड रखनी ही रखनी है बेटा। समझाने के लिए बेटा एक बात बोलता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब दूसरा सुनते चलना बेटा। बाबू एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आप बहुत सारे प्रोविजन बनाते हो, ये कोई लिमिटेड नहीं हो सकते, और मैं कभी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकता। बहुत सारे प्रोविजन के नाम बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन जितना आपके लिए अभी जरूरी है उतनी बात करूंगा बेटा। प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुन के चलना। मेरी एक एंटिटी है बेटा जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और आज 1 अप्रैल 2021 को हमने एक मशीनरी खरीदी बेटा जिसकी वर्थ है 10,000 करोड़, जिसकी वर्थ है बेटा 10,000 करोड़ 1 अप्रैल 2021 को। और बेटा इसकी लाइफ पता है कितनी है, 10 साल। यानी कि बेटा जब ये 31 मार्च 2030 आ जाएगी बेटा, ये मशीनरी खत्म हो चुकी होगी मेरे बिजनेस से। ठीक है जी, मैंने एक मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2021 को 10,000 करोड़ की, और इसकी लाइफ है 10 साल। 10 साल तक जब इसको लगातार यूज कर लूंगा बेटा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बस ये लोहे के भाव बिकेगी उस दिन जितने की बिकेगी। ठीक है जी बाबू। अब कंपनी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जब 2030 आएगा ना 31 मार्च, तब हमें दोबारा से ये मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी कौन सा बंद होने जा रही है बेटा, आगे काम करेगी रिलायंस। कंपनी ने सोचा यार उस टाइम पर ये इकट्ठे 10,000 करोड़ रुपए निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, जान निकल जाती है, 10,000 करोड़ कभी इकट्ठे नहीं निकाल पाते हम। कंपनी ने सोचा हम क्या करेंगे, हर साल ना प्रोविजन बनाएंगे।
क्योंकि 10,000 करोड़ की हमें मशीनरी खरीदनी है आज से 10 साल बाद। हम एक काम करते हैं, हर साल ना 1,000 करोड़ रुपए अकेले अलग निकालने शुरू कर देंगे अपने प्रॉफिट्स में से। पहले साल 1,000 करोड़ निकालेंगे, दूसरे साल 1,000 करोड़ निकालेंगे, तीसरे साल 1,000 करोड़ निकालेंगे। 10 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 करोड़। कह रहे फिर टेंशन ही नहीं होगी, सीधा सीधा मशीन खरीद लेंगे। हर साल 1,000 करोड़ निकालना आसान है, इकट्ठे 10,000 करोड़ निकालने बहुत मुश्किल। कंपनी ने कहा हम प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। सही सोचा कंपनी ने, अच्छा सोच रही है कंपनी। बेटा पहले साल प्रॉफिट हुआ 2,000 करोड़ का, क्या दिक्कत है? 1,000 करोड़ निकालने, चुपचाप साइड निकाल लो बेटा, 1,000 करोड़ से अपने खर्चे कर लिए कंपनी। बेटा दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 3,000 करोड़, क्या हो गया? 1,000 करोड़ निकालने बेटा, निकाल लो 1,000 करोड़ साइड। बेटा तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 500 करोड़, पैसे कितने निकालने हैं? 1,000 करोड़। कहां से निकाले कंपनी? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। बेटा प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, प्रोविजन बनेंगे। अब ये पूरे 500 करोड़ तो आपने साइड निकाल दिया, 500 करोड़ और लाओ बेटा, कहीं से लाओ, चाहे लोन लेके लाओ। प्रोविजन हमेशा बनाते हो आप बेटा, चाहे लॉसेस हो, चाहे लॉस बने, चाहे लॉस बढ़े। देखो 500 करोड़ के प्रॉफिट थे, अगर आप 1,000 करोड़ अलग निकालोगे, 500 करोड़ के बेटा बिजनेस लॉस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाए चाहे लॉस में। कहता है प्रोविजन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बेटा ये जरूरी नहीं है प्रॉफिट से बनाए जाएंगे, चाहे लॉसेस हो ये तब भी बनाने पड़ते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी मजबूरी है, ठीक है ना? अगर चौथे साल मेरे बिजनेस में 200 करोड़ के लॉस हैं तब भी बनाने पड़ेंगे। लाओ 1,000 करोड़ कहीं से लाओ, हमें नहीं मतलब बेटा। सबसे बड़ी डिफिकल्टी प्रोविजंस के साथ यह है बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि बेटा लॉसेस के केस में भी बनाने पड़ते हैं, जरूरी नहीं है प्रॉफिट से बनाने पड़ेंगे। बताओ जी, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक सब समझ आया? ऑल क्लियर? मैंने सिर्फ 2 ही बातें बोले, मैंने कोई बेटा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई आपको, ठीक है ना? प्रोविजन क्या है बेटा? जब आप एक अमाउंट को सेट असाइड करते हो फॉर द नॉन लायबिलिटी। बेटा एक अमाउंट को अलग निकाल के रखना, क्योंकि आप जानते हो आपको एक लायबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है ना? और बेटा प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, हमेशा बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी? बेटा थर्ड लाइन, प्रोविजन जब आप बनाते हो बेटा तो अकाउंट में कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे बनाते हो। जिन्होंने बेटा मेरे 3rd चैप्टर की थियोरेटिकल वीडियो देखी है, 2 से 4 बच्चों ने देखी है बेटा अपने पेपर के लिए, मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मैं बता देता हूँ बेटा, जिसने नहीं भी पढ़ी टेंशन मत लो। बेटा आज तक हमने 1-2 कंसेप्ट की चर्चा की है। हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है ना सबने, हमने बेटा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी पढ़ा है, हमने ये नहीं भी पढ़ा तो बेटा सुन लो। बेटा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है सुनना। ये कहता है बेटा अगर फ्यूचर में कोई इनकम हो सकती है, फ्यूचर में कोई गेन हो सकता है, उसे कभी रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस हो सकता है, फ्यूचर में कोई लॉसेस हो सकते हैं, हमेशा उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर दो। सर अकाउंट्स बनाने वाले ने बेटा पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, ठीक है ना? उसने ये तक सोचा है बेटा कि अगर कोई खर्चा हो सकता है, अगर कोई लायबिलिटी हो सकती है दिखाओ, अगर कोई इनकम या गेन हो सकता है उसको कभी मत दिखाओ। यानी कि बेटा अकाउंट्स बनाते टाइम आपकी सोच को कंजर्व कर लो। प्रूडेंस का मतलब समझते हो बेटा? प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब हिंदी में होता है समझदारी। कहता है समझदार बनो बेटा, इनकम हो सकती है, गेन हो सकता है, मत दिखाओ। हो सकता है ना, अभी हो सकता है मैं बेटा मत दिखाओ, लेकिन खर्चा हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, कहता है उसको जरूर दिखाओ, कंजर्व होके चलो, आपकी सोच को कंजर्व करो, ठीक है ना? और इसी सोच पे मैं प्रोविजन बनाता हूं। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा ये क्या चीज होती है? सुनना बेटा, आपका कोई बिजनेस है, एक एंटिटी हो, डैश डैश गारमेंट्स, किसी का नाम क्या लेना। बाबू आपने ना उधार बांट रखा है और बहुत अच्छी खासी अमाउंट उधार बांट रखी है। पहले कस्टमर को 1000-2000, दूसरे कस्टमर को 1000-2000, तीसरे को 5-10 हजार, करते करते बेटा 100 कस्टमर को उधार बांट चुके हो आप। अब बेटा मार्केट में आपका टोटल उधार लगा हुआ है बेटा 2.5 लाख रुपए।
यानी कि आपके बिजनेस के जो डेटर्स हैं वो 2.5 लाख रुपए हैं, और बेटा ये 2.5 लाख रुपए लगभग 100 कस्टमर पे, किसी पे 1000 लेने हैं, किससे 2000, किससे 5000, किससे 6000, किससे 500 रुपए, कुल मिला के 2.5 लाख रुपए लेना है 100 कस्टमर से। बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पूरे पैसे वापस नहीं आएंगे। सर कुछ तो मरेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा सारे के सारे डेटर गुडों और सारे के सारे खुद आकर अपने पैसे दे जाए। कुछ तो मरेगा, चाहे 1000 मरेगा, चाहे 2000 मरे, चाहे 5000 मरे, कुछ पैसा जरूर मचे, ठीक है ना, क्योंकि बेटा आपको अंदाजा है कि कुछ तो पैसा मरेगा। आपने इसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, और इस प्रोविजन का नाम क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अभी सिर्फ डाउटफुल है कि ये पैसे नहीं आएंगे, लेकिन बेटा ये कंसेप्ट है ना जो प्रूडेंस क्या कहता है, कहता है अभी तो आपको सिर्फ चाहे अंदाजा है, ये लॉस हो सकता है, तब भी दिखाओ अकाउंट्स में। कैसे नहीं दिखाओगे आप? क्योंकि मुझे अंदाजा है ना बेटा ये लॉस हो सकता है। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? समझदार बनो, कोई खर्चा हो सकता है, लॉस हो सकता है, दिखाओगे। इनकम या गेन होती ना बेटा जो हो सकती है, उसे कभी नहीं दिखाना। सर ये ऐसा खर्चा है बेटा जो मेरे ऊपर कभी भी बम फूट सकता है, तो बेटा दिखाओ इसको। क्लियर हुई बात? ठीक है, 3 एग्जाम्पल से बेटा बड़ी क्लैरिटी बनेगी, और कुछ मत याद करो, 3 एग्जाम्पल के नाम पता होने चाहिए आपको। ऐसे वैसे बता सकता हूं 3600 प्रोविजन होते हैं, सुबह से लेकर रात तक खत्म नहीं होगी प्रोविजंस की लिस्ट, ठीक है ना। हर कंपनी अलग अलग चीज से रिलेटेड प्रोविजन बनाती है, मैंने तो सिर्फ 3 की बात करी, ठीक है जी। नोट करना बेटा एग्जाम्पल, फिर बढ़ेंगे आगे। लो बेटा रिजर्व पे चर्चा स्टार्ट करेंगे। अभी प्रोविजंस की बात कर चुके हैं, चैप्टर का नाम भी यही है बेटा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स की बात करते हैं बेटा, तो क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी कि क्या चीज होती है रिजर्व और क्या चीज होती है प्रोविजन। बेटा हेडिंग लिखना बेटा रिजर्व्स, आप मत कर देना ऐसे ही रब, ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। नोट करना है बेटा। बेटा अब रिजर्व पे मैंने कहानी थोड़ी सी चेंज लिखी, और पहली लाइन देखकर बहुत कुछ समझ में आया होगा। बेटा रिजर्व्स बिजनेस में प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर मीटिंग आउट अननोन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा बिजनेस में सिर्फ सारी चीजें आपकी देखी दिखाई सोची समझी नहीं होती। बिजनेस है बेटा, कई बार अननोन फैक्टर की वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप कोई पैसा सेट असाइड कर रहे हो फॉर द अननोन लायबिलिटी, उस लायबिलिटी के लिए जो आपको पता नहीं बेटा अराइज होगी या नहीं होगी बेटा, उसको हम रिजर्व बोलते हैं बेटा। प्रोविजन क्या होता है बेटा? अमाउंट सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी, और रिजर्व क्या होता है बेटा? अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द अननोन लायबिलिटी। पता नहीं है बेटा होगी या नहीं होगी। समझ आई पहली लाइन? बेटा दूसरी लाइन में मैंने लिखा है रिजर्व्स क्या है बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि मैंने लिखा था प्रोविजंस में प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉसेस हैं, प्रोविजन हमेशा बनाए जाते हैं। लेकिन बेटा रिजर्व में मैंने लिखा रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट सिंपली मींस जब प्रॉफिट होगा तब रिजर्व बनाए जाएंगे, लॉस के केस में कभी रिजर्व नहीं बनाए जाते। मेरे बिजनेस में 500 करोड़ का प्रॉफिट है बेटा, आपको लगता है आपको किसी भी कंटिंजेंसी से बचने के लिए 50 करोड़ रखने अलग, चुपचाप से 50 करोड़ उठाए आपने अलग रख दिए। कभी कोई लायबिलिटी अराइज होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, आप मीट आउट कर सकते हो इस 50 करोड़ से। बेटा अगले साल मेरे बिजनेस में 200 करोड़ के लॉस हुए, बेटा कोई रिजर्व नहीं बनेंगे। रिजर्व कभी भी लॉसेस से नहीं बनते बेटा।
ठीक है ना। अपने आप को टेंशन देकर अमाउंट सेट असाइड करना ये कोई लॉजिक नहीं है बेटा, जबकि आपको पता भी नहीं है कोई लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। समझ आई बात। रिजर्व हमेशा प्रॉफिट के केस में बनते हैं, कभी लॉस के केस में नहीं बनाए जाते। अभी तक बताओ इतनी बात समझ आई सबको? क्लियर है बात? बढ़े आगे बेटा। रिजर्व के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे पहली चीज रिजर्व 3 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्व, मेरे साथ साथ लिखना, टाइप्स ऑफ रिजर्व। ये बेटा आप क्या करोगे, अपने पेपर के बिल्कुल मिडल में लिखोगे, ठीक है ना। और बेटा इसके 3 पार्ट है। रिजर्व्स 3 तरीके के होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व्स। मेरे साथ साथ अभी आप लिखते चल रहे हैं बेटा। लिखना बेटा फटाफट से। डायमोला बीच। लो प्यारे बच्चों, बेटा समझते हैं रिजर्व्स की कैटेगरी। बेटा रिजर्व 3 अलग अलग कैटेगरी का है, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड थर्ड वन है सीक्रेट रिजर्व्स। ठीक है बेटा, बहुत आराम से समझना, क्योंकि यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक क्वेश्चन पेपर में। बेटा रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट से बनाया जाता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बाबू मेरी एक दुकान है जिसका नाम है 5 स्टार जनता, सहारनपुर सिटी की बहुत फेमस दुकान। बेटा अभी सीजन आ रहा है दिवाली का, दिवाली के सीजन पे मिठाई बहुत बिकती है और हम बेटा स्वीट्स के किंग है। हमने बेटा मिठाई बेच दी 50 लाख रुपए की दिवाली के सीजन में और 20 लाख रुपए कमाए। अगर हम इस 20 लाख रुपए से बेटा कोई भी अमाउंट सेट असाइड करते हैं, ये रेवेन्यू रिजर्व है। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा ये मैंने बिजनेस के प्रॉफिट से अमाउंट को सेट असाइड करा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू रिजर्व। बेटा फिर कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? बेटा कैपिटल रिजर्व किसी भी सोर्स से बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, पास्ट में आज से 10 साल पहले 5 स्टार जनता ने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा हुआ था बेटा 1 CR का। आज 10 साल बाद वो लैंड इन्होंने 2 करोड़ की बेच दी बेटा। बेटा लैंड बेचने से इन्होंने 1 करोड़ का मुनाफा कमाया। आज अगर ये 1 करोड़ में से कोई भी अमाउंट सेट असाइड करते हैं बेटा, ये कैपिटल रिजर्व है। क्यों बेटा? क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं बना, ये उनके दुकान के नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से बना है बेटा। ये तो बेटा उनका बिजनेस का प्रॉफिट ही नहीं है, ये तो लैंड बेचने से प्रॉफिट हुआ, उससे रिजर्व बनाया। समझ आया इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? जो मेरे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट से बनते हैं। बेटा मेरे एंगल से सोच लो बाबू, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मान लो मैंने ट्यूशन पढ़ाने से 10 लाख की इनकम अर्न करी और बेटा मैंने 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया, सेट असाइड कर दिया अमाउंट। बेटा ये क्या है? ये रेवेन्यू रिजर्व है। क्यों बेटा? क्योंकि ये मैंने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अमाउंट को सेट असाइड करा बाबू। और मान लो मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा हुआ है जिसकी कीमत 5 लाख है और बेटा आज वो 7 लाख का बिक जाता है। बेटा मेरे को 2 लाख का मुनाफा हुआ, अगर मैंने उससे 50,000 रुपए अलग रख दिए तो बेटा ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि बेटा मेरा प्लॉट खरीदने बेचने का काम नहीं है, इट इज नॉट माय नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी।
समझ आया क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में? बेटा सीक्रेट रिजर्व ऑल्दो बेटा लॉ अलाउ नहीं करता ये बनाने, सिर्फ 2 ही बंदों को अलाउ है, ये भी बता दूंगा किसको अलाउ है। मैंने तो कल ये सोचा था कि मैं कल ये टॉपिक करा दूंगा, मैंने एमसीक्यू भी डाल दिया इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड। बेटा सीक्रेट रिजर्व जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, ये सीक्रेटली बनाए जाते हैं। और ये भी बता देता हूं बेटा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं शो नहीं होते, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसी को भी देख के पता नहीं लगता बेटा, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा जिसने बनाए हैं ना, पता सिर्फ उसको होता है बेटा कि मैंने एक अमाउंट सेट असाइड करी है, बाकी किसी को भी कोई भी अकाउंट्स देख ले उसे पता नहीं लगेगा ये रिजर्व बने हुए हैं। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मैंने लिखा भी है, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं सब, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 5 लाख बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मैंने अभी डैप चार्ज नहीं करा प्रॉफिट में से, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 5 लाख। मेरे बिजनेस में बेटा डैप था मशीनरी का 1 लाख, यानी कि बेटा कायदे से मेरा प्रॉफिट आना चाहिए था 5 - 1, मैंने 4 लाख रुपए कमाए। मैंने बेटा जानबूझकर डैप को फालतू शो करा, 5 मैंने शो कर दिया डैप 2 लाख का, प्रॉफिट दिखाया 3 लाख का। कायदे से प्रॉफिट होना कितना चाहिए था 4 लाख, मैंने 3 लाख दिखाया। आपको पता है मैंने 1 लाख ना छुपा के कहीं रख दिया, इसे बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेटली छुपा रखा। जो मर्जी अकाउंट्स देखता रहे उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा बेटा ये कहां गया, उसको तो लगेगा बेटा 3 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे प्रॉफिट 4 लाख का हुआ। मैंने डैप जान के चार्ज किया फालतू, ताकि मैं बेटा कोई अमाउंट सेट असाइड कर पाऊं, चुरा पाऊं बेटा। बाबू ऐसी चीजें लॉ परमिट नहीं करता, सिर्फ 2 ही एंटिटी को परमिट है बेटा, बैंकिंग कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज, सिर्फ वो ही बेटा सेट असाइड कर सकती हैं ऐसे पैसे, ठीक है ना। आप या कोई भी नॉर्मल एंटिटी को सीक्रेट रिजर्व बनाने अलाउड नहीं होते। क्लियर है बात? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सब क्लियर है? बढ़े आगे। बाबू नोट तो किया हुआ है ना आपने इतना? बाबू रेवेन्यू रिजर्व फर्दर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अभी लिखो मत, अभी मत लिखो, अभी इसको समझते हैं बेटा पहले। बाबू मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं नीचे ना लिखकर इसको साइड में लिख रहा हूं। रेवेन्यू रिजर्व फर्दर 2 तरीके के होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज जनरल रिजर्व और बेटा सेकंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। चलो खैर, वैसे तो इसकी चीजों के ऊपर जितनी मर्जी चर्चा कर लो थोड़ी है, लेकिन बेटा जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी मैं चर्चा कर दूंगा। बेटा मैंने रेवेन्यू रिजर्व की फर्दर 2 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी है बेटा जनरल रिजर्व, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा जनरल रिजर्व। ये बेटा मैं रेवेन्यू रिजर्व से यानी कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट से अमाउंट सेट असाइड तो करता हूं, पर बेटा जनरल है ये, मुझे नहीं पता इस पैसे का मैं कहां यूज करूंगा। हो सकता है कभी कोई लायबिलिटी अराइज होगी तो यूज कर लूंगा, नहीं होगी बेटा पड़ा रहे। ये जनरल रिजर्व है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। और बेटा जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, इसका नाम है स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कि बेटा ये पैसे मैंने सेट असाइड तो करे हैं, है भी अननोन लायबिलिटी, ये भी नहीं पता अराइज होगी कि नहीं, अगर होगी तो इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं ये एग्जांपल उठाता हूं बेटा, मैंने नाम लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है क्या बेटा समझाता हूं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने। मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ बेटा 20 लाख, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए जनरल रिजर्व में, मुझे नहीं पता मैं कहां यूज करूंगा। मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। 1 लाख रुपए यहां डाल दिए बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 1 लाख रुपए मैंने यहां डाल दिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और बाकी 16 लाख रुपए से अपने नॉर्मल खर्चे कुर्चे जो करने थे कर लिए बेटा, ठीक है। 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख यहां पर, 1 लाख यहां पर, 1 लाख यहां पर और 1 लाख यहां पर पुट कर दिए, ठीक है।
बेटा जनरल रिजर्व का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो, नाम ही है जनरल रिजर्व, कोई पर्पस ही नहीं है इसका। लेकिन बेटा ये जो मैंने पैसे डाले ये स्पेसिफिक रिजर्व है, अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से पैसे डाले हैं, दैट्स वाई रेवेन्यू रिजर्व, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करूंगा इसलिए ये स्पेसिफिक रिजर्व है। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब पता है क्या होता है? बेटा मेरा बिजनेस है, मेरे यहाँ पर 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, सारा दिन 600 एम्प्लॉय तो ऐसे सारा दिन मशीनरी पे काम करते हैं, और मशीनरी बेटा एक ऐसी चीज है किसी को कभी भी एक्सीडेंट दे सकती है, ठीक है ना? किसी का खून निकल गया, किसी को लोहा लग गया, किसी का नखून उखड़ गया, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा सिर्फ एम्प्लॉय की चोट पर खर्च होगा और कहीं खर्च नहीं होगा। सर जरूरी है ये होगा? नहीं। रिजर्व क्या होते हैं बेटा? प्रोवाइड फॉर किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द अननोन लायबिलिटी। नहीं हो क्या पता, लेकिन अगर होगा तो बेटा मैंने इसके लिए स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है, अगर कोई चोट लगेगी एम्प्लॉय को, 1 लाख रुपए पड़ा, इसी से ही पैसा दूंगा। क्लियर हूं मैं बात को लेकर? बेटा ऐसे ही एक और रिजर्व का भी मैंने एग्जांपल दिया स्पेसिफिक रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरी कंपनी ने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक लैंड खरीद रखी है या किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 1 करोड़ रुपए के। अगर बेटा वैल्यू गिरी वहां की तो बेटा इसी रिजर्व से मीट आउट करूंगा। जरूरी है वैल्यू गिरे, क्या पता भागती चली जाए बेटा, बढ़िया भागती चली जाएगी। रिजर्व हमेशा अननोन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, मुझे पता ही नहीं बेटा ये लायबिलिटी अराइज होगी भी या नहीं, क्या पता नहीं अराइज हो, लेकिन बेटा स्पेसिफिक रिजर्व मेरे पास इस चीज के लिए है। अगर गलती से वैल्यू गिरेगी तो यहां से पैसा देकर बेटा वैल्यू बराबर कर दूंगा उसकी। क्लियर बात? ऐसे ही बेटा मैंने एक और एग्जांपल लिखा, समझ आ जाए रख लेना, नहीं आए छोड़ देना बेटा, ठीक है ना? ये थोड़ा टेढ़ा सा नाम है इसका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बेटा आपको शायद पता हो डिविडेंड क्या चीज होती है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा बेटा, बहुत सारों ने मुझसे कभी ना कभी सुना होगा। बेटा आप शेयर होल्डर को जो रिटर्न में देते हो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, पता है क्या? अरे जिसको नहीं समझ में आया ऐसी गंदी गंदी शक्लें मत बनाओ यार, मुझे डराते हो तो। नहीं समझ में आएगा रब कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना? सुन लो बेटा एक बारी को ये बात। बाबू आपको पता नहीं है शायद कंपनी कैसे चलती है, मैं बता देता हूँ। मैं कंपनी हूँ, ठीक है ना, और आप सब शेयर होल्डर हो, आप मान लो 50 लोग। मैंने आप सबको कहा कि आप सब लोग 1-1 लाख रुपए दे दो, कंपनी को चलाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा ठीक है जी, आप सबने मुझे 1-1 लाख रुपए दे दिए, मेरे पास 50 लाख आ गए। मैंने 50 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी ने अपने बिजनेस में, ठीक है। आज पहले साल बेटा हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, आपके 50 लाख लगाए कंपनी ने, उनको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। बेटा कंपनी ये पैसा खुद नहीं रखती, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को इंसान है जिसको पैसे की जरूरत है। कंपनी ने देखा कि आप 50 मेंबर हो और सबने बराबर पैसा दिया है, कंपनी ने 2-2 हज़ार रुपए 50 के 50 लोगों में बांट दिए, पूरे 1 लाख बांट दिए जो कमाए थे। बेटा इसे डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है बेटा उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आया मतलब डिविडेंड क्या होता है? अभी आधा अधूरा ज्ञान है, मैं ये बता देता हूं, लेकिन क्योंकि आपको इतना समझ में आ रही है मैंने इसलिए बात बोल दी। अब सुनना बेटा, मेरी कंपनी पॉलिसी फॉलो करती है डिविडेंड इक्वलाइजेशन की, कि मुझे हर साल डिविडेंड तो बढ़िया बांटना, बराबर बांटना। मैंने पहले साल अगर सबको 5-5 हज़ार रुपए दिए ना, तो अगले साल मैं 5 हज़ार से कम तो दूंगा ही नहीं, ज्यादा जितने मर्जी दे दूं। मैंने इसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर दिया, 1 लाख रुपए इसमें डाल दिए। बेटा अगले साल मुझे इतना ही प्रॉफिट हुआ कि सबके हिस्से में 4-4 हज़ार रुपए जा रहे थे आपके। आप 50 लोगों को मैंने 5-5 हज़ार रुपए दिया, और मैं पॉलिसी फॉलो करता हूं कि मेरे को कम तो देना ही नहीं, 5 हज़ार से कम कभी नहीं दूंगा, 5 हज़ार तो दूंगा ही दूंगा आप सबको कमाकर। और बेटा हुआ क्या, इस साल इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, सबको बस 4-4 हज़ार मिल जाए, इतना ही प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या करा, मैंने ये रिजर्व बनाया हुआ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कि तो इसके बराबर तो डिविडेंड बांटूंगा ही बांटूंगा। मैंने यहां से पैसा निकाला और आप सबको 5-5 हज़ार रुपए बांट दिए। अ स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व। क्लियर हुई बेटा बात? समझ आई? समझ में आई? ये रख लेना, नहीं भी आए कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। ऑल दो बता रहा हूं, मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला, 1% भी नहीं बोला। रिजर्व और प्रोविजन पे बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन बेटा अभी ज्यादा बोलना खतरनाक हो जाएगा, ये सब भी निकल जाएगा जितना दिमाग में डाला है आपके, ठीक है। आपके पेपर में से ज्यादा भी कुछ नहीं आ रहा फेरली में, ये मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं। आप इतना करो
ठीक है ना। बाकी बेटा टाइम के साथ साथ और बढ़ाएंगे बेटा इस ज्ञान को। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।